हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बर वर्ल्ड पॉइंट में। आज से आपके कांस्टेबल के लिए एक सीरीज शुरू होने वाली है जो कि 20 प्रैक्टिस सेट की है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 33 माइनस के 4 अंडर 35 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए एक तो तरीका होता है इसका कि इसके फैक्टर कर लीजिए और उसके फिर आपका वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका कि आप ऑप्शन की सहायता से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन की सहायता से कैसे निकालेंगे कि देखिए जो भी ये जो संख्या लिखी हुई है ना आगे 33, ये यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। यानी जो आपका आंसर होगा उन दोनों की संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर जो वैल्यू निकलनी चाहिए वो आपकी 33 के बराबर होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला दे रखा है √7, इसका वर्ग हो जाएगा 7 और ये 2√5 का वर्ग हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 20। कुल जोड़ कितना हो गया 27, जबकि हमें चाहिए कितना 33, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 2√7 माइनस के √5। अब देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 7 28 और पचम सॉरी √5 का 5, 28 और 5 कितना हो गया 33। अब देखिए ये भी सेम संख्या लिखी है, यहाँ पे लिखे प्लस लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा माइनस आएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा ये वाला। देखिए दोनों सेम संख्या है लेकिन बीच में क्या है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जो चिन्ह यहाँ पे होगा वही चिन्ह इनके बीच में आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताइए। तो देखिए आप सबने पढ़ा होगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर दे रखा हो a तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है तो a स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि वर्ग करके हम 2 माइनस कर देते हैं। लेकिन यदि x प्लस 1/x बराबर a दे रखा हो तो यहीं से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, जो किसके बराबर होगी a क्यूब माइनस के 3a की। ठीक है, ए क्यू माइनस के 3a। ठीक है, अब इसी चीज का यूज करेंगे हम अपने सवाल में। आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा a का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस के 2 यानी कि 7 के बराबर हो जाएगा। अब इसी का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए क्यू यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस के 3a का मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, जो किसके बराबर हो जाएगा 18। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के बराबर मिल गया आपको 7 और एक्स की प्लस 1/x के बराबर मिल गया 18। अब इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे गुणा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। ये गुणा करिए इसका दोनों का आपस में। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स 1/x पावर 3 में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 1/x प्लस 1/x स्क्वायर गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ से मिल जाएगा x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1/x की पावर 5। इधर गुणा करेंगे तो 18 7 126। क्लियर। देखिए अब देखिए ये जो x प्लस 1/x की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है कितनी 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, बाकी आपका ये दोनों पास में ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 और यहाँ से आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको जो कि दे रखी है 3 बराबर 126। हमें चाहिए किसकी वैल्यू इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x पावर 5 बराबर 126 माइनस के 3 यानी कि 123। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 123। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ए ऑप्शन आप एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 3x प्लस 2y बराबर 12 है तो एक्स वाई बराबर 6 दे रखा है तो 9x स्क्वायर प्लस 4y का मान बताइए। देखिए यदि आप इक्वेशन बनाए करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यदि आप वैल्यू पुट कर लोगे, यदि एक्स वाई बराबर 6 दे रखा है तो अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है, वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर आप एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2 और वाई की वैल्यू रख दीजिए 3। ठीक है, तब भी दोनों गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 6। तो आप इस वैल्यू रख के भी सेटिस्फाई कर सकते हो। अब इसको सेटिस्फाई यहाँ पर करके देख लेते हैं कि ये हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, वाई की वैल्यू रखेंगे 3 तो 3 दूनी 6 यानी 6 और 6 12। इसका मतलब हमारे समीकरण क्या है संतुष्ट हो रहा है। जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 और 3। हम हमसे पूछा है कि 9x स्क्वायर प्लस 4y की वैल्यू बताइए, 4y स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो देखिए 9 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा ये 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 36 36 कितना होता है 72।
तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 72। अगला प्रश्न देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों को औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत कितना है? 38 रन है। तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर बताइए, न्यूनतम स्कोर कितना होगा? देखिए समझते हैं इसे। तो ये मान लेते हैं उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो क्या है? x है, और न्यूनतम स्कोर क्या है? y, और दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 100। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। उसने बोला है कि शेष 28 पारियों का औसत कितना है? 38, यानी मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ दिया जाए पारियों को, तो उनका औसत कितना हो जाता है? 38 हो जाता है, जो कि पहले कितना था? 40 था। इसका मतलब औसत कितना घट गया? 2 घट गया। यदि ये वो नेक्स्ट पारियों में, यानी दोनों पारियों में 40-40 रन भी बना लेता तो उसके औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या बनाया है कि जो शेष 2 पारी थी, यानी सबसे अधिक वाली और सबसे कम वाली, उन पारियों में ज्यादा रन बनाए होंगे, जिससे कि औसत क्या हो गया है? घट गया है। कितने रन बनाए होंगे? तो देखिए उसने कितने रन बनाए होंगे, यानी कि 40-40 तो उसे बनाने ही थे, प्लस उसने कितने और बनाए होंगे? तो 2 की कमी हुई है, कितने पे? 28 पारियों पे। तो कुल मिला के 28 दूनी 56 रन उसने और बनाए होंगे, जिससे कि जो 38 स्कोर था वो बढ़ के कितना हो गया? 40 हो गया, 40 पारियों में, सॉरी 30 पारियों में। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 + 40 80, और 56 136, यानी कि जो मैक्सिमम और मिनिमम पारियों दोनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 136। ठीक है, ये 136 कैसे आया? क्योंकि उसने जो 2 पारियां थी उसमें क्या हो गया? उसके रन हटाने की वजह से क्या हो गया? औसत 2 रन कम हो गया। इसका मतलब उसके 2 पारियों में औसत रन ज्यादा रहा होगा, जिससे कि पहले 40 औसत रन था, अब कितना हो गया? 38 हो गया। तो कितना रहा होगा? 40-40 तो उसका रहा ही होगा दोनों पारियों में, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा, जिसकी हटाने की वजह से क्या हो गया? औसत 38 हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा रहा होगा? तो 2 एक्स्ट्रा रहा होगा, कितनी पारियों पे? तो 28 पारियों पे, यानी 28 दूनी 56, 56 एक्स्ट्रा रहा होगा। तो कितना टोटल हो गया इसका? 136। अब मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर कितना है? 100, और मैक्सिमम और मिनिमम का योग कितना है? 136। अब आपको मिनिमम स्कोर चाहिए, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए x माइनस के y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100, और x प्लस y की वैल्यू दे रखी है 136। अब देखिए इस तरह के समीकरण बने आपको, और यदि आपको छोटी वाली संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है? दोनों का अंतर करके आप आधा कर दीजिए। ठीक है, यानी हमें y वाली वैल्यू चाहिए, मिनिमम वाली वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस, यानी 136 और 100 का डिफरेंस कितना होता है? 36, और उसका आधा कितना हो जाएगा? 18। तो मिनिमम इसको कितना हो जाएगा? उसका 18, जो कि आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उसमें उनमें 5% पुरुष और 40% क्या है? अशिक्षित हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा? देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए फीमेल कितनी दे रखी है? 1/5। ठीक है, इसका मतलब मेल कितने होंगे? शेष मेल होंगे, यानी कि 4/5 क्या हो जाएंगे? मेल। जो फीमेल हैं उनका कितना परसेंट? तो ये 1/5 स्त्रियां और शेष क्या है? पुरुष। 4/5 पुरुष हो गए, उनमें से 5% पुरुष और 40% स्त्रियां क्या है? अशिक्षित हैं। यानी कि स्त्री कितनी अशिक्षित हैं? 40%, यानी 1/5 का 40%, 40% का मतलब होता है 40/100। इसको काटेंगे तो 40, 20 से 2 बार और 20 से 5 बार। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2/25। क्लियर? परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? ये गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 25 4 दूनी 8, यानी कि 8% क्या हो जाएंगी? स्त्रियां अशिक्षित हो जाएंगी, और मेल कितने अशिक्षित हो जाएंगे? 5%, यानी 4/5 का 5% मतलब कुल मिला के 4% ही क्या हो जाएंगे? अशिक्षित हो जाएंगे मेल। तो कुल मिला के कितनी जनसंख्या अशिक्षित होगी? 8 और 4 12%, यानी 8 + 4 = 12% क्या हो जाएंगे? अशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको दे रखा है कितने हैं? 5% मेल का और 40% फीमेल का क्या है? अशिक्षित है। तो जब 100% में से 12% क्या है? अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने बचे? तो शिक्षित बचेंगे आपके 100 माइनस के 12, यानी कि 88%। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 88%। यहाँ पे आपको ना तो कोई 25,000 का यूज करना पड़ा, नहीं आपको वैल्यू निकालनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार को बनाने में 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो देखिए ईंटों की संख्या बराबर होता है, ईंटों की संख्या बराबर
दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। ठीक है, ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या होता है? दीवार का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो ये मीटर में, ये मीटर में, बाकी सब क्या है? सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा 300 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर बटे में एक ईंट का आयतन कितना है? 25 गुणा 12.5 गुणा 7.5। इसको सॉल्व कर लेंगे और ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ये वाला जीरो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से कटेगा आपका, सॉरी 75 से काट दीजिए, 75 से कटेगा ये आपका 4 बार, और 125 से कटेगा आपका 16 बार। क्लियर, और आपका 25 से कटेगा आपका ये 20 बार। 16 दूनी 32, 32 इंटू 4 कितने होते हैं? तो 128। ठीक है, यानी कि 1280। कितनी ईंटें हो जाएंगी आपकी? 1280। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो नालियां ए और तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 घंटों और 4 घंटों में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नाली ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये मान ली हमने, ये बी मान ली। ये टंकी कितने घंटे में भर रही है? तो एक टंकी भर रही है आपकी 6 घंटे में, और बी भर रही है आपकी 4 घंटे में। हम क्या करते हैं? टंकी की क्षमता मान लेते हैं। टंकी की क्षमता हम कैसे मानते हैं? जो हमें समय दे रखा होता है उस समय का हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, और 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 12 यूनिट टंकी हमने मान ली, 12 यूनिट टंकी की क्षमता हमने मान ली। यदि 12 यूनिट टंकी की क्षमता है जो कि ए 6 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 12/6 यानी कि 2 लीटर, सॉरी 2 यूनिट भरेगा। और बी कितने भरेगा? तो 12/4 यानी कि 3 यूनिट भरेगा। इसका मतलब ए और बी मिलके दोनों 1 घंटे में यदि एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर भर देंगे, लेकिन वो कह रहा है कि बारी बारी से चलते हैं। इसका मतलब ए जब पहले चलेगा तो ये 2 लीटर भरेगा, फिर इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में देखिए बी चलेगा तो बी कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा, फिर दोबारा ए आएगा, फिर 2 लीटर भरेगा, फिर बी आएगा, फिर 3 लीटर भरेगा। तो आपका क्या होगा? इस तरह से ही क्रम चलता रहेगा। तो देखिए कितना भर गया ये, कुल मिला के 2 घंटे में ये भरते हैं 5 लीटर, फिर अगले 2 घंटे में फिर 5 लीटर भरेंगे। कुल मिला के हमें भरना कितना है? 12 लीटर। तो 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, कुल मिला के 4 घंटे लग गया आपको। तो 4 घंटे तो इनको लग गए। 4 घंटे में कितना भर दिया इन्होंने? 5 और 5 10, बचा कितना? 2 लीटर भरा। 2 लीटर बचा। 2 लीटर कौन भरेगा? ये 2 लीटर को भरेगा जो ए आएगा, है ना। बी के बाद में कौन आएगा? ए। और ए 1 घंटे में कितना भरता है? 2 लीटर ही भरता है। इसका मतलब 2 लीटर को भरने में कितना समय और लग जाएगा? इसका 1 घंटा और लग जाएगा, यानी कि 4 घंटा तो इसको लग गए यहाँ पे। देखिए 4 घंटा तो इसको यहाँ पे लग गए और 1 घंटा इसको यहाँ पे लग गया। कुल मिला कितने घंटे लग गए? तो 4 + 1 यानी कि 5 घंटे का समय लग गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक चोर 1:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चल पाता है और कार का मालिक एक दूसरी कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाकर जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? देखिए देखिए ये चोर जब कार लेके भाग रहा है तो कितने बजे भाग रहा है? 1:30 पे। ठीक है, यानी कि, और जब मालिक पीछा उसका करता है कितने बजे करता है? 2 बजे करता है। इसका मतलब 2 बजे तक ये चोर कहाँ पहुंच गया होगा? यानी आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा? किसी स्पीड से भाग रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब आधे घंटे में यानी कि 2 बजे तक कितनी दूरी तय कर देगा? तो ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर देगा। क्लियर, यानी कि अब इसको जो मालिक है इसको कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी? इसे पकड़ने के लिए 20 किलोमीटर दूरी कवर करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या कर पाएगा? चोर को पकड़ पाएगा। तो ये किसी स्पीड से पकड़ेगा, ये जो मालिक है ये किस स्पीड से पकड़ेगा इसको? तो इसकी सापेक्षिक चाल जो होगी वो इन दोनों की चाल का अंतर के बराबर होगा। ठीक है, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? मालिक की चाल यानी कि 50 माइनस के चोर की चाल यानी कि 40, जो कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चोर को पकड़ने के लिए जो सापेक्षिक चाल बनेगी वो कितनी बनेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको ये 20 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा? समय लगेगा आपका 20/10 यानी कि 2 घंटे। इसका मतलब जो मालिक है वो चोर को कितने घंटे बाद पकड़ लेगा? 2 घंटे के बाद पकड़ लेगा। और 2 बजे पकड़ना शुरू करता है, 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे फिर? तो 4 बजे पकड़ लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
864 को ए बी सी में इस पर बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना क्या है, बराबर बराबर है। तदनुसार बी का कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए ए के हिस्से का कितना गुना है, 8 गुना, और बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना क्या है, बराबर बराबर है। इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के क्या करना पड़ेगा, 8, 12 और 6 का जो एलसीएम जो कितना होता है 24, 24 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। यहाँ भी 24 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे भी 24 का और यहाँ पे भी 8 से कटेगा आपका ये 3 बार, 12 से कटेगा 2 बार और 6 से कटेगा 4 बार, यानी कि A/3 अनुपात B/2 अनुपात C/4, यानी कि इनके हिस्सों का अनुपात कितना आ गया, 3:2:4। यानी कुल मिला के जो टोटल हिस्सा बना है वो कितना बनेगा, 3 और 2 5 और 4 9। कुल मिला के जो हिस्सा बना वो आपका 9 बना, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 864। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 864 बटे में 9, 9 से कटेगा 9 ने 81 और 9 से 54, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 96 रुपए। आपसे पूछा क्या है, बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी का हिस्सा कितना है 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 96 गुणा 2, यानी कि 192 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 20 संख्या को औसत 35 आता है, बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 की जगह गलती से क्या लिख दिया, 45 पढ़ा गया है। तो सही औसत क्या होगा। देखिए हमें पढ़ना चाहिए था 85, लेकिन हमने कितना पढ़ दिया, 45 पढ़ दिया। इसका मतलब हमने कितना कम पढ़ दिया, तो हमने 85 माइनस के 45 यानी कि 40 कम पढ़ दिया। इसका मतलब हमें 40 जोड़ना पड़ेगा। तो हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, आदमी कितने हैं, मतलब संख्या कितनी है, तो 20 संख्या है, तो हर एक के हिस्से में कितना एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो 20 से काटेंगे तो कितना कितना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा पड़ेगा, जो कि हमारे औसत में जुड़ जाएगा। पहला औसत कितना था, 35 था, अब कितना हो जाएगा 2 जुड़ के, तो 37 हो जाएगा। यानी कि जो नया औसत होगा वो कितना होगा, तो 37 होगा नया औसत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1/20 प्लस 1/30 ये संख्या देखिए ये किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं 1/5 गुणा 6, इसको लिख सकते हैं 1/6 गुणा 7। ये ऐसे चलती रहेगी श्रृंखला, और लास्ट में कितना आएगा 1/11 गुणा 12। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस के 1/5, इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस के 1/6 और 1/6 माइनस के 1/7। ऐसे चलती रहेगी श्रृंखला, और लास्ट में कितना आएगा 1/11 माइनस के 1/12। क्लियर। अब देखिए अब क्या है कि जो बाद वाली संख्या है, यानी सेकंड नंबर वाली संख्या क्या है, वो कट रही है। ठीक है, सेकंड नंबर वाली संख्या क्या है, कट रही है आपकी। लास्ट में कितना बचेगा आपका 1/12 बचेगा, और शुरू में कितना बचेगा 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 माइनस के 1/12 बचेगा आपका। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर। तो देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यानी कि 2/12 यानी कि 1/6। तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा, 1/6, ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी ने एक घोड़ा एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा को 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। देखिए एलिगेशन से निकालते हैं इसको। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं घोड़ा और एक तरफ लिख लेते हैं वाहन। ठीक है, घोड़े कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, तो 10% के लाभ पर बेचा है, जबकि वाहन को कितने परसेंट हानि बेचा है, तो इसको 5% की हानि पे बेचा है। ठीक है, हानि को हम माइनस से दर्शाते हैं। अब ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल जो हो रहा है वो 1% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल 1% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं, तो 10 माइनस के 1 कितना आएगा 9, और 1 माइनस के 5, यानी कि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 6। ठीक है, माइनस होने की वजह से डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 3 बार, यानी 2:3। कुल मिला के कितना हो गया, ये 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40,000, यानी दोनों का योग कितना है 40,000, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 40,000 है। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 8,000, यानी 40,000 बटे में 5, यानी कि 8,000। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए घोड़ा की यूनिट कितनी निकल के आई थी 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8,000 गुणा 2, यानी कि 16,000। घोड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 16,000, ऑप्शन नंबर
बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा। देखिए x प्लस 1/x 2 एक ही कंडीशन में हो सकता है जब x की वैल्यू कितनी हो 1 हो। ये समीकरण तभी संतुष्ट हो सकता है जब x की वैल्यू कितनी हो 1। इसके अलावा किसी भी वैल्यू पे ये संतुष्ट नहीं होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि x प्लस 1/x 2 एक ही कंडीशन में होगा जब x की वैल्यू कितनी हो 1। और इस यहाँ पे रख देते हैं x बराबर 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर 100 कितना जाएगा, 1 की पावर 100 1 ही रहेगा। यहाँ से भी 1 की पावर 100 कितना जाएगा, 1 ही रहेगा, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि ए तथा बी ने क्रमशः 20,000 रुपये और 35,000 से एक व्यापार शुरू किया। उन्होंने अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय लिया। साझेदारी में सी इस शर्त पर शामिल हुआ कि ए और बी और सी लाभ को बराबर बांटेंगे और वह प्रीमियम के रूप में 2,20,000 रुपये देगा। तो जो ए और बी के बीच में बांटेंगे, ठीक है, अतः ए तथा बी के बीच इसका विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा, ये आपको बताना है। 2,20,000 रुपये ए और बी में किस अनुपात में बांटेंगे। देखिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है। तो ए ने कितने रुपए लगाए थे, 20,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। ए ने 20,000 रुपये लगाए थे, कितने महीने के लिए लगाए थे, तो ये लगाए थे आपके 12 महीने के लिए, क्लियर। और 35,000 बी ने कितने रुपये लगाए थे, 35,000 रुपये, इसने कितने महीने के लगाए, 12 महीने के लगाए, ठीक है। कुल मिला के ए ने लगा दिए 12 दूनी 24, यानी कि 2,40,000, और इसने लगा दिए 35, 12 पंजे 60 और 12 36 और 6 42, यानी 4,20,000 रुपये इसने लगा दिए बी ने। अब कह रहा है कि सी ने 2,20,000 रुपये दे दिए इनको, ठीक है, 2,20,000 रुपये दे दिए सी ने इनको। अब कह रहे हैं कि जो 2,20,000 रुपये इनको जो दिए हैं वो इनको किस अनुपात में बांटने होंगे जिससे कि इनका जो लाभ है वो बराबर बराबर बांटा जाए। तो इनको लाभ बराबर बराबर कब बांट सकते हैं, जब इनके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि बराबर बराबर होगी तभी तो बांट सकते हैं। और आपको ये देखना है कि इन्होंने जो 2,20,000 रुपये दिए हैं, हम ए को कितने देंगे और बी को कितना देना पड़ेगा, तब जाके इनकी राशि क्या हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। देखिए, मान लेते हैं कि एक्स 2,20,000 रुपये में से एक्स रुपये दे दिए ए को और शेष यानी कि 2,20,000 माइनस के एक्स रुपये किसको दे दिए, तो वो दे दिया आपको बी को, तब जाके दोनों की राशि क्या हो गई, बराबर बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, 2,40,000 प्लस एक्स वही कितना है, 4,20,000 प्लस 2,20,000 माइनस के एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनका लाभ क्या है, तीनों का लाभ क्या है, बराबर बराबर अनुपात में। बराबर अनुपात में कब होगा, जब इनके द्वारा लाभ इन्वेस्ट की गई राशि क्या होगी, बराबर बराबर होगी, तभी तो, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 2,40,000 है, तो ये आपका 2,20,000 है, और ये माइनस का एक्स है, इधर आएगा तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस एक्स बराबर इधर कितना है, 4,20,000 और 2,20,000 कितना हो जाएगा, 6,40,000, 6,40,000, और ये प्लस का 2,40,000 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2,40,000। क्लियर, कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 4,00,000, ठीक है, जो कि 2x के बराबर होगा। यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 4,00,000 का आधा, यानी कि 2,00,000, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,00,000। x क्या है, हमने x वो पार्ट है हमारा जो 2,20,000 का जो हमने a को दिया है, तो हमने b को कितना दिया होगा, 2,20,000 में से 2,00,000 दे दिए हमने a को, तो b को दिए होंगे 2,20,000 माइनस के x, यानी कि 20,000 रुपये। जरा ये बताइए कि a को हमने दे दिए 2,00,000 रुपये, ठीक है, तो बी को हम कितना देंगे, बी को देंगे शेष पार्ट, जो कि 2,20,000 का शेष पार्ट कितना हो जाएगा, 20,000 ही हो जाएगा, ठीक है। आपसे दोनों का अनुपात पूछा था, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:10, सॉरी 10:1, कितना हो जाएगा, 10:1। ए और बी को यानी किस अनुपात में बांटेंगे, ये 10:1 में बांटेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए किसी सामान को बी को 15% लाभ पर बेचता है तथा बी इसी सामान को सी को 5% हानि पर बेचता है, परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए ने कितने में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, क्योंकि बी को कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, 15% लाभ पर, यानी कि 115/100 में बेच दिया, और सी को कितने पे बेच दिया बी ने, तो 5% की हानि, यानी कि 95/100 पे बेच दिया, क्योंकि कुल मिलाकर कितने में पड़ी है, आपको सी में पड़ी, सी को पड़ी इतने में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 खत्म, और देखिए 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा आपका ये 20 बार, और 5 से कटेगा आपका ये 4 बार, 5 से कटेगा 23 बार,
23 इंटू 19 कितने होते हैं 437/4 कितना आ जाएगा 109.25। ठीक है, यानी 100 वाली चीज कितने में बेची गई 109.25 में बेची गई। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 9.25 का लाभ हुआ कितने पे 100 पे। परसेंट में लगाने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9.25% ही हो जाएगा। यानी कितने परसेंट लाभ हुआ ओवरऑल, तो 9.25% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार हॉल की सतह 8 मीटर 6 मीटर है तथा फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछवानी है जिसका विकर्ण कितना है 10√2 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो देखिए टाइल्स कैसे निकालते हैं। टाइल की संख्या बराबर होता है, यानी टाइल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फर्श का क्षेत्रफल बटे में टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, टाइल का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल कितना है 8 मीटर इंटू 6 मीटर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मीटर में दे रखा है और ये आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 100 गुणा 6 गुणा 100। ये तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया। और टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टाइल क्या है वर्गाकार है और वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको tan√2। tan√2 क्या है, विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा √2, जो कि दे रखा है आपको tan√2, भुजा √2 के बराबर हो जाएगा। तो √2 से √2 खत्म और भुजा बराबर कितना निकल आएगा, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 10, यानी वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी होगी 10। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पे नीचे रख देंगे, यानी टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टाइल क्या है वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 10 गुणा 10। ठीक है, इन दोनों से 100 खत्म, कितना हो जाएगा 8 से 48 पे 2 जीरो, यानी कि 4800, यानी कि कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो 4800 टाइलों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 8 दिनों में, सी उस कार्य को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर उस कार्य को करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस कार्य को 3 दिन तक किया और तो शेष कार्य को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा। देखिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, ए कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है और बी करता है आपका 8 दिन में। और ए और बी कितने दिन में मिलकर कर देंगे, तो ए और बी कितने दिन में कर देंगे, ये कर देंगे 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। ये 2 काम करेगा और ये 3 काम करेगा, कुल मिला के एक दिन में लोग 5 काम करेंगे तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 24/5 समय लगेगा। ठीक है, 24/5 दिन लगेंगे पूरा काम करने में, ए और बी को पूरा काम करने में 24/5 दिन का समय लगेगा। आपसे क्वेश्चन में बोला कि सी उस कार्य को उस अवधि के 4/5 गुना समय में करता है जो ए और बी मिलकर कार्य करने में लेते हैं। तो ए और बी मिलकर कितना समय लेते हैं करने में 24/5, तो उस 24/5 का देखिए 24/5 का 4/5 गुना समय लेता है कौन, सी कार्य को करने में। कुल मिला कितना हो जाएगा 24 चौका 96, 96/25 दिन, यानी कि 96/25 दिन का समय लेता है। क्या कौन लेता है, सी पूरा कार्य को करने में। अब जरा ये देखिए कि क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि ए और बी ने मिलकर उस कार्य को 3 दिन तक किया, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 2 और 3 5 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे 3 गुणा 5, यानी कि 15 काम कर देंगे। लेकिन कुल काम है कितना, कुल काम आपका 24 यूनिट, कुल बचा कितना काम, तो 24 माइनस के 15, 24 माइनस के 15 यानी कि 9 काम बचा। अभी 9 काम कौन करेगा, सी करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में काम करता है, देखिए टोटल काम था 24, जिसको करने में कितने दिन लग रहे थे सी को 96/25, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा सी का, तो 24/96/25 करेंगे तो ऊपर 25 बन जाएगा, यानी कि 24 चौका 96 यानी कि 25/4, यानी कि सी का एक दिन का काम कितना निकल के आया, तो 25/4। अब सी को 9 काम करना है, एक दिन में करता है 25/4, तो 9 काम करने में कितना समय लगेगा सी को, तो देखिए 9/25/4 यानी कि ऊपर बन जाएगा 4 और 36 36/25 यानी कि एक सही 11/25 दिन लग जाएंगे। ठीक है, एक सही 11/25 दिन। सी को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो एक सही 11/25 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पिता का वजन अपनी पत्नी के वजन से 14 किलोग्राम ज्यादा है, उसकी पत्नी का वजन उसकी पुत्री जिसका वजन 29 किलोग्राम है से 23 किलोग्राम ज्यादा है, तो उनका औसत भार कितना होगा।
देखिए पुत्री का वजन कितना है 29, पुत्री के वजन से पत्नी का वजन कितना अधिक है तो 23 किलोग्राम, यानी पत्नी कितने किलोग्राम की हो गई तो 52 किलोग्राम की हो गई। और पत्नी से भी कितने 14 किलोग्राम ज्यादा है पति का वजन तो 14 किलोग्राम, तो पति कितने किलोग्राम का हो गया तो 66 किलोग्राम का। कुल मिला के सबका वजन कितना हो गया, कुल मिला के सबका वजन हो गया आपका 9 2 11 और 6 15, और आप सॉरी 9 2 11 और 6 17, हासिल का 1 और 2 5 7 और 6 13 और 1 14, 147 किलोग्राम वजन हो गया। आपको पूछा औसत भार कितना होगा, औसत भार कैसे निकालते हैं, कुल भार बटे में संख्या, संख्या कितनी है, आदमी कितने हैं 3, 1 2, एक पिता पत्नी और पुत्री, 3 का भाग करते हैं कितना आ जाएगा आंसर 49 किलोग्राम, यानी कि औसत भार कितना आ गया 49 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, कितने समय में 2000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज क्या है वार्षिक संयोजित होती है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। ए क्या है मिश्रधन, पी क्या है मूलधन, मिश्रधन कितना हो रहा है 2420, मूलधन कितना है 2000 रुपये, दर कितनी है 10%, एन हमें ज्ञात करना है। वैल्यू रख देते हैं 2420 बराबर 2000 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 एकम 10 और 1 11, 11 बट्टे 10, और 2000 किधर जाएगा इधर बट्टे में, एक जीरो से ये वाला जीरो भी खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा 100 बार और 2 से कटेगा आपका ये 121 बार, तो ये हो जाएगा आपका 121 बटे में 100 बराबर 11 बट्टे 10 की पावर एन। इसको लिख सकते हैं हम 11 बट्टे 10 की पावर 2, और यह है आपका 11 बट्टे 10 की पावर एन, क्लियर। अब देखिए जब आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती है समान होते हैं, यानी एन बराबर कितना मिल गया यहाँ से, एन बराबर मिल गया 2 वर्ष, ठीक है। यानी कितने वर्ष में ये वैल्यू 2420 हो जाएगी तो 2 वर्ष में 2420 हो जाएगी। अगला प्रश्न, यदि कमीज का अंकित मूल्य 150 है तथा दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर बेचता है तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस का डिस्काउंट, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 150 और 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट हम 80% निकाल दें, इसका कितना हो जाएगा ये 15 8 120, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपये। ए का 60%, बी का 30% है और बी बराबर सी का 40% है, और सी किसके बराबर है ए की x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि ए का 60% बी का 30% के बराबर है, ठीक है, ए का 60% बी के 30% के बराबर है, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी ए अपॉन बी यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/2, ठीक है, ए अपॉन बी कितना मिल जाएगा 1/2, यानी ए की वैल्यू यदि 1 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। आगे देखिए बी क्या है, बी बराबर सी का 40% है और बी कितना निकल के आया 2, यानी 2 किसके बराबर है सी के 40%, 40/100, 20 दूनी 40 20 पंजे 100, 2 से कटेगा ये एक बार, यानी कि सी बराबर कितना मिल जाएगा 5 एकम 5, सी बराबर कितना मिल गया हमें 5 मिल गया, सी बराबर हमें मिल गया 5, ए बराबर मिल गया 1, बी बराबर मिल गया 2, तो सी किसके बराबर है सी ए के x% के बराबर है, और सी कितना है 5, यानी जो 5 है वो ए कितना है 1, 1 के कितने परसेंट के बराबर है x%, यानी x/100 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा x एकम x और 100 का गुणा किसमें होगा 5 में, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा 500। आपसे क्या पूछा था x की वैल्यू ही पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 500, आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 माइनस के 1/3, 2 माइनस के 3/5, 2 माइनस के 5/7, वही सीरीज चल रही है 2 माइनस के 997/999, ये किसके बराबर होगा, देखिए 2 माइनस के 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1, 6 माइनस के 1 यानी कि 5/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस के 3 यानी कि 7/5, इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14 माइनस के 5 यानी कि 9/7, ये सीरीज आगे चलती रहेगी और अंत में कितना आएगा 999 दूनी 1998 माइनस के 997 कितना आएगा ये आपका 1001/999, ठीक है, ये सीरीज आएगी, ठीक है। और इसमें क्या है यहाँ पे तिरछा कट रहा है इस तरह से, यहाँ पे कोई संख्या आएगी उससे ये कटेगा, इससे आपका यहाँ वाली संख्या कट जाएगी, कितना बचेगा ऊपर बचेगा आपका 1001 और नीचे बचेगा आपका सिर्फ 3, यानी कि 1001/3 आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्यूब रूट 333 प्लस क्यूब रूट 987 प्लस क्यूब रूट 2197 किसके बराबर होगा, देखिए या तो आप इनके घनमूल निकाल लीजिए और अंत में करके जोड़ लीजिए, मैं आपको शॉर्ट तरीके बताता हूँ क्या,
आप पीछे की संख्या को भूल जाइए, आप सिर्फ ये देखिए 333 के आसपास किसका घन होता है। तो आपको पता है 333 के आसपास 343 किसका घन होता है, तो ये 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब होता है तो यही 7 जो है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए, आपका 7 ही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 3, तथा दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो वो संख्या क्या होगी। देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे तो 1 है, ये नहीं होगा। यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 2 है, ये नहीं होगा, और ये हो सकता है। अब आप चेक करिए कि दहाई और इकाई का अनुपात कितना है, 2:3। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो आपका 1:2 है जो गलत है, और यहाँ पे 2:3 है जो कि आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग कितना है, तीसरी से 57 अधिक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन सहायता से कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए दूसरी संख्या कितनी है, 59 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2 कम यानी कि 57, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 61। ठीक है, क्योंकि 3 क्रमागत क्या है, विषम संख्या है, तो तीनों संख्या हो जाएंगी 57, 59 और 61। अब आपको ये चेक करना है कि पहली दोनों का जो योग है वो तीसरी से कितना अधिक है, 57 अधिक है। तो इकाई के अंक से चेक कर सकते हैं कि 9 7 16, 16 में से जब 1 हटाएंगे कितना आएगा, 15, यानी कि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5, जबकि हमें चाहिए कितना, 7 चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। जब हम इसको 65 को बीच वाली संख्या मान लें, तो इससे पहले यानी कि 63 एक संख्या हो गई और एक आपकी 67 हो गई। अब 5 और 3 8, 8 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 1, जबकि हमें चाहिए कितना, 7 चाहिए, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। इससे पहले आएगी 61, इसके बाद में आएगी 65। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 4, 4 में से 4 मतलब 14, 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 9, जबकि हमें चाहिए कितना, 7 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा सही आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं। यदि हम 61 को दूसरी संख्या मानते हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 59, और इसके बाद वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 63। अब देखिए 9 और 1 10, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 7, जबकि हमें चाहिए भी कितना था, 7 ही चाहिए था इकाई का अंक। क्लियर, इसको चेक करिए। देखिए ये 6 दे रखा है, आपको 5 दे रखा है, इसका मान बताना है। तो देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है a की पावर 2 की पावर n माइनस के 1/2 की पावर n। a क्या है, ये संख्या दे रखी होती है, यानी कि 6 की पावर, और n क्या होता है, कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार यूज हुआ है। 2 की पावर 5 माइनस के 1/2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 6 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 माइनस के 1 यानी कि 31/32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे आंसर देखेंगे, आप तुरंत आंसर निकल के, सीधे ऑप्शन देखेंगे, आपको तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अलग से इसी टाइप के क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है, आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का एक बट्टा देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य इतना है, 1440 है, तो इसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए आपने एक फॉर्मूला नोट किया होगा कि CP/MP बराबर होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, CP क्या है, क्रय मूल्य, MP क्या है, अंकित मूल्य, D क्या है, छूट परसेंट, और P क्या है, लाभ परसेंट। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1440। MP यानी अंकित मूल्य हमें चाहिए, इसको हम मान लेते हैं X मान लेते हैं। 100 माइनस के छूट परसेंट, छूट कितनी दे रखी है आपको, 25% का, बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना दे रखा है, तो 25% का ही लाभ दिया है। ये हो जाएगा आपका 75, और ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, यानी कि 25 से कटेगा 3 बार, और 25 से कटेगा 5 बार, और 3 से कटेगा आपका ये कितने में कटेगा, 480 बार, और 480 इंटू 5 कितना होता है, 480 इंटू 5 होता है 48, पंजे कितने होते हैं, 240, यानी कि 2400, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 2400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना भी एक ही स्थान से चलकर किसी दूसरे स्थान पर कम से कम 40 मिनट और 10 मिनट में 40 मिनट और 60 मिनट में पहुंचते हैं। यदि बी ए के चलने से 5 मिनट पहले चले तो ए और बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, इनके समय का अनुपात कितना है, 40 और 60 मिनट, यानी ये 40 मिनट देता है तो ये 60 मिनट देता है। इनके समय का अनुपात कितना हो गया, 2:3। ठीक है,
यानी इसको 2 यूनिट समय लगता है तो इसको 3 यूनिट समय लगता है। यानी कितना अधिक लगता है इसको समय, तो इसको 1 यूनिट समय अधिक लगता है। ये कह रहा है कि यदि बी ए के चलने से 5 मिनट पहले चले तो ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, जो कितने बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 मिनट। आपसे पूछा ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। इसका मतलब ए को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा, जिससे कि ये दोनों एक साथ पहुंच पाएंगे एक ही समय पर। क्यों पहुंच पाएंगे, क्योंकि बी क्या है, बी 5 मिनट पहले चल रहा है। ठीक है, जो समय का डिफरेंस था वो यहाँ पहले ही कवर कर दे रहा है, पहले 5 मिनट चलने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें 1 से 1 घंटा बारी बारी से खोला जाता है तो पाइप ए को पहले खोला जाता है तो टैंक को कितने घंटे में भरेगा। देखिए ये सेमी टाइप का क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी आपको 57 नंबर क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है। यानी 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, और तब उसी ब्याज की दर से धनराशि कितनी समयावधि में 8 गुनी हो जाएगी। यानी समयावधि आपसे पूछिए और कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुना आएगा, यहाँ पे समय आएगा। ठीक है, यहाँ 2 से कितनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है। तो 2 से 8 कैसे बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 से 8 कैसे बनता है, 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8। ठीक है, तो जो पावर होती है उस पावर का हम क्या करते हैं, इस समय में गुणा कर देते हैं। यानी 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। क्लियर, यानी कि 18 वर्ष में ये राशि क्या हो जाएगी आपकी, 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है आपको, जो आपको यहाँ पे समय दे रखा होता है, यहाँ पे जो आपको गुना दे रखा होता है, इसकी तुलना करते हैं, यानी इसकी फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 ही होता है। तो ये जो आपकी पावर निकल के आई, ये जो आपकी घात निकल के आई, इस घात का गुणा करते हैं समय में। यहाँ पे आगे समय दे रखा होता है उसमें, तो वही आपका फिर आंसर बन जाता है। यानी 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की दर से 675 का 4 वर्षों में 837 रुपये मिश्रण हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो 4 वर्षों में धनराशि कितनी होगी। देखिए दर पे ही तो डिपेंड करता है ब्याज। ब्याज की दर को हम 2% घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा ब्याज भी हमें कम मिलेगा 2%। तो देखिए हमारा मूलधन कितना है, 675, यानी कि 675 का 2% कम मिलेगा कितने सालों में, 4%, 4 सालों में। कुल मिलाकर हमें कितना कम मिल जाएगा, 25 चौका 100, 25 से कटेगा आपका 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 4 से 4 खत्म, 27 दूनी 54। यानी कि 2% कम होने की वजह से हमें 54 रुपये क्या मिलेंगे, हमें कम मिलेंगे ब्याज में। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमें 2% ब्याज हमारी क्या है, कम हो गई। तो पहले हमें कितने रुपये मिलते थे, तो पहले हमें मिलते थे 837 रुपये मिल रहे थे, अब हमें क्या मिलेंगे, 54 रुपये कम मिलेंगे। कुल मिलाकर हमें कितने रुपये मिलेंगे, तो हमें मिलेंगे अब आपके 783 रुपये मिलेंगे। आपसे यही पूछा है कि आप 4 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि 4 वर्ष के बाद 2% ब्याज दर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमें 54 रुपये कम मिलेंगे, जिसकी वजह से अब हमें धनराशि कितनी मिलेगी, 783 रुपये धनराशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 1200 के 39/55 के 11/13 का 1/5 562 माइनस क्वेश्चन मार्क में प्रश्न का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए मान लेते हैं प्रश्न के स्थान पर क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1200 गुणा 39/55 गुणा 11/13 गुणा 1/5, जो किसके बराबर दे रखा है, 562 माइनस के यहाँ पे मान लेते हैं हम x, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 11 से कटेगा आपका ये 5 बार और 13 से कटेगा आपका ये 3 बार, और देखिए 5 × 5 कितना होता है 25, और 25 से कितने कटेगा ये, 25 से कटेगा आपका 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 48 बार कटेगा। और 48 तिया कितने होते हैं, तो 48 तिया होते हैं आपके 144। इधर आपको बचेगा 562 माइनस के x इधर ले आते हैं प्लस का हो जाएगा, और ये आपके इधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो हम 144 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका ये बचाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 418। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 418। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है कितना होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि
जो लड़के और लड़कियों की संख्या है, लड़के और लड़की की संख्या कितनी दे रखी है, 4:1 में दे रखी है, तो इसको मान सकते हैं 400 और 100, क्योंकि अनुपात अब भी क्या है, 4:1 ही है। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अनुपात आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे बोला कि यदि लड़कों की 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों को यानी कि 400 का 25% कितना हो जाएगा आपका 100, यानी 100 लड़कों को क्या है, छात्रवृत्ति आपकी नहीं मिलती है। उसी प्रकार लड़कियों की 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 30% को नहीं मिलती है, तो 100 का 30% कितना होगा, 100 का 30% तो 30 ही होता है, यानी कि 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और 100 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कुल मिला के कितने बच्चे होंगे जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, सॉरी नहीं मिलती है, तो 100 30 कितना हो जाएगा 130, यानी कि 130 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और कुल बच्चे हैं कितने, 400 प्लस 100 यानी कि 500। परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 130 बटे में 500 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा आपका ये 26वां, यानी कुल मिला के 26% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर लगा लीजिए, कितना आ जाएगा 26%। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी हैं और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। मान लीजिए ये आपका रेखाखंड है, ठीक है, इस पे ए ओ और बी 3 बिंदु हैं, सी एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड पे नहीं है। ठीक है, हमने सी मान लिया इधर है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या बोला है आपसे कि यदि ए ओ सी कितना है, 40 डिग्री है, ए ओ सी यानी ये कितने डिग्री का है, तो 40 डिग्री का है, और ओ एक्स और ओ वाई ए ओ सी के क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक हैं। ए ओ सी के आंतरिक द्विभाजक कितना है, ओ एक्स, और बाह्य द्विभाजक कौन है, तो ये है ओ वाई। द्विभाजक कौन होते हैं, ये मतलब एंगल का डिवाइडेशन करने वाले, यानी कि आधा आधा करने वाले क्या होते हैं, ये द्विभाजक होते हैं, यानी कि 40 को आधा आधा कर देगा और ये बच्चा जो है उसको आधा आधा कर देगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि बी ओ बाई कितना होगा, बी ओ बाई यानी ये एंगल आपसे पूछा कि ये एंगल कितने का होगा। जरा आप ये बताइए कि यदि ये एंगल 40 का था हमारा, तो ये शेष एंगल हमारा कितने का होगा, तो ये पूरा 180 का होता है, तो ये 40 का, तो ये कितने का बचा, 140 का बचा। और ये जो एंगल जा रहा है ये वाला, ये आपका इस बार भाई वाले का ही तो अर्धक है, यानी आधा करने वाला है, तो ये पूरा एंगल 140 का, तो ये एंगल कितने का होगा, इसका आधा, यानी कि 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये तो पूछा था कि बी ओ बाई कितने का होगा, बी ओ बाई कितने हो जाएगा, ये आपका 70 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 हो तो उनका अनुपात 7:9 हो, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए संख्या मान लेते हैं हम 7x और 9x संख्या मान लेते हैं, दोनों का गुणनफल दे रखा है आपका 1575। ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालें एक्स की वैल्यू, देखिए 9 से कटेगा आपका ये 9 एकम 9 और 9 7 63, 9 पंजे 45, 7 से कटेगा आपका ये 25वां, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें 5। ठीक है, एक्स बराबर 5 मिल गया, तो हमसे बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या हमने कितनी मानी थी, 9x मानी थी, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 5 यानी कि 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आपके किसी काम आई हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत।